किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सर्द के मौसम में रबी फसलों की पारंपरिक उन्नत किस्मों के बारे में। आप सभी भली भांति परिचित हैं इन किस्मों से और इन फसलों से, तो हम आज बात करेंगे रबी फसलों की। और उसके लिए हम स्वागत करते हैं सुनील कैथवास जी का, जो कि फार्म मैनेजर हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्योंकि जब हम रबी की बात करते हैं तो पारंपरिक फसलों में सबसे पहले नाम जो आता है वो आता है गेहूं का। गेहूं की उन्नत किस्में जो किसान भाई इस समय लगा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, जैसा कि अभी मैडम ने जानकारी दी कि रबी का जो सीज़न चल रहा है, इसमें सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है हमारा मध्य प्रदेश में, वो गेहूं की फसल का है। गेहूं की फसलों की अगर बात करें तो हम शुरू से बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के चुनाव से। तो जब हम गेहूं की उन्नतशील किस्मों का चुनाव करते हैं तो हमारी सिंचाई व्यवस्था को हमें ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे पास कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, कितनी हमारी सिंचाई की व्यवस्था है। उस हिसाब से हमें उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना है। जिन किसान भाइयों के पास कम सिंचाई की व्यवस्था होती है तो उन्हें कम अवधि में और कम सिंचाई में पककर तैयार होने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास समय पे बोनी के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता हो पूर्ति कर सकते हैं, वो अधिक सिंचाई वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। लेट या पछेती बुआई के लिए हम अधिकतर देख रहे हैं कि हमारे रायसेन ज़िले में या बहुत मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में धान का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में पछेती बुआई के लिए किसानों का उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो पछेती बुआई हम इसलिए बात करते हैं कि जब धान की फसल की कटाई होती है तो हमारी की जो किसानों की व्यवस्था है वो बुआई करते करते लगभग दिसंबर का माह उसमें आ जाता है। तो ऐसी समय में अगर हीट टॉलरेंट वैरायटी कम अवधि की किस्मों का चुनाव किसान भाई करेगा तो उसको अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। तो हम शुरुआत से बात करते हैं कि कम पानी चाहने वाली किस्में, कम पानी वाली किस्में हमारे किसान भाई बोनी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा संक्षेप में उन्हें बताना चाहेंगे कि अगर कम सिंचाई की व्यवस्था है किसान भाइयों के पास तो कुछ कम पानी वाली किस्में हमारी जो हैं, जैसे कि अमर 2004, हर्षिता, HI 1531 के नाम से जाना जाता है। पुरानी किस्मों में सुजाता 306 जो कि मध्य प्रदेश का गेहूं जिसको पूरे भारत में सरबती के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छी चपाती बनती है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है सिंचाई पे समय पे बोनी के लिए। अगर जिन किसानों भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है और वो समय पर बुआई कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में जो किसान भाई 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर की अवधि में अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उन्हें अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत सारी किस्में अभी हमारे पास वर्तमान समय में उपलब्ध है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार, बीज की उपलब्धता के अनुसार बहुत सारी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। कठिया गेहूं जिसे हम दलिया चपाती के रूप में तो यूज़ नहीं करते हैं, दलिया, नूडल्स, मैक्रोनी, पास्ता, इनका जो उपयोग ज़्यादा होता है, तो कठिया गेहूं में इन किस्मों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो कठिया गेहूं में बहुत अच्छी अच्छी किस्में हमारे किसानों के पास उपलब्ध हैं। जैसे पुराने समय में कुछ किस्में ऐसी है जो थोड़ी पुरानी हो गई लेकिन अभी भी उत्पादन अच्छा दे रही, जैसे HI 8713 पूसा मंगल के नाम से ये बहुत प्रचलित और बहुत अच्छी किस्म है, जिसका उत्पादन लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आता है। तो किसान भाई इसका चुनाव कर सकते हैं। इसके पश्चात जो रिलीज़ हुई वैरायटी है HI 8759 या पूसा तेजस के नाम से ये वैरायटी है। इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है, यील्ड पोटेंशियल इसमें बहुत अच्छा है। तो 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक भी इसका उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। इसके पश्चात अभी नई हमारी किस्में रिलीज़ हुई है 8840, HI 8840, इस किस्म का भी उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो कठिया गेहूं में भी बहुत सारे उसके पास ऑप्शन रहते हैं, पूसा अनमोल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। इसके पश्चात आती है हमारी चपाती वाली किस्में, या जिनका उपयोग हमारे किसान चपाती के रूप में भी कर सकते हैं और मंडी में विक्रय के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमारी जो किस्में अभी प्रचलित है, जिसमें पुराने समय में GW 322 लगा रहे हैं, इसी में चपाती के रूप में उपयोग करने वाला एक वैरायटी आई है GW 513। इसका हमारा किसान भाई बहुत अच्छे से उपयोग करें तो ये खाने के लिए बहुत अच्छा है। इसका भी यील्ड पोटेंशियल 60 कुंटल, लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आ जाता है। इस किस्म का उपयोग कर सकते हैं। GW 543 एक किस्म नई
रिलीज़ हुई है, इनका उपयोग कर सकते हैं। हमारी DBW की कुछ किस्में हैं जो कि हमारे करनाल से रिलीज़ हुई हैं। DBW 187 कर्ण वंदना के नाम से आती है, DBW 303 कर्ण वैष्णवी के नाम से आती है, DBW 327 या 377। इन किस्मों का भी किसान भाई हमारा सिंचित समय पर बोनी के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी कुछ ऐसी किस्में हैं जो सरबती दाने में आती हैं, उनका किसान भाई हमारा उपयोग कर सकते हैं, जिसमें HI 1544 ये किस्म ऐसी है जो हमारे किसान भाई समय पे बोनी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और धान की बोनी के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस फसल की अवधि 120 दिन की है। तो किसान ये भाई मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि क्योंकि अब समय कम रह गया है, लगभग किसान भाई तो बोनी कर ही चुके होंगे, लेकिन जिन किसानों ने धान लगाई होगी, सोयाबीन लगाई होगी, कटाई के पश्चात ही वो उपयोग कर पाएंगे, उन्होंने खेतों की तैयारी करी, तो अब जब समय का अभाव है तो ऐसे में वो कौन कौन सी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि नवंबर जब लास्ट जाएगा और दिसंबर में बोनी करेगा हमारा किसान, तो उस समय किसानों का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है किस्मों का, क्योंकि समय कम होता चला जाता है। जैसे जैसे बोनी का समय लेट होता चला जाएगा, वैसे वैसे किस्मों का उत्पादन कम होता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान को चाहिए कि वो कम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करें। जैसे अभी हमने बात करी HI 1544, पूर्णा अन्नपूर्णा के नाम से इसे जाना जाता है, लोकल नेम भी इसका है। तो ये बहुत अच्छी किस्म है, 120 दिन में पकड़ तैयार हो जाती है, 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन आ जाता है। तो इसका भी चुनाव कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में जो हमारी किस्में रिलीज़ हुई हैं, HI 1634 पूसा अहिल्या के नाम से ये हमारी वैरायटी है, 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका भी किसान हमारे चुनाव कर सकते हैं। इनका दाना जो दोनों वैरायटी का मैंने आपको बताया है, दोनों वैरायटियों को दाने में सरबतीपन होता है, सरबती दाना कहलाता है। तो चपाती के उपयोग के लिए ये बहुत अच्छी है और लेट बोनी के लिए इनकी अनुशंसा की गई है। इसी क्रम में एक पूसा बाणी एक किस्म हमारी HI 1633, ये भी हमारी 115 दिन 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई इस किस्म का भी हमारा उपयोग कर सकते हैं। वहाँ की हमारी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो किसान लेट बोनी में भी उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत यही आती है कि जो अधिक उत्पादन देने वाली सिंचित समय पर बोनी वाली किस्में, अगर उनको वो पछेती बुआई में ले जाता है तो किसान को उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना कि उन वेराइटियों के अंदर पोटेंशियल है। तो ऐसी अवस्था में हमारे किसानों को चाहिए कि वो हीट टॉलरेंट जो तापमान को, क्योंकि जब कटाई होगी तो लगभग मार्च का माह या अप्रैल का माह आ जाएगा गेहूं की कटाई, तो उस समय हीट टॉलरेंट वैरायटियों का चुनाव करना आवश्यक है, तो जो तापमान को सहनशील कर सके और अपनी परिपक्वता को पूर्ण करते हुए अपना उत्पादन पूरा दे सके। जब हम कीटनाशक की बात करते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल है, अब ये जो लग चुकी है, अगर इनमें कीट आ रहे हैं या आगे समय में किसान भाई कौन कौन सी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं? गेहूं में भी अगर हम बात करें तो गेहूं हमारी ऐसी फसल है जिसमें कीटों का प्रकोप कम मात्रा में होता है। शुरुआती अवस्था में 1 माह की फसल होती है, उस समय कई जगह जड़ माहू या हमारा आर्मी वर्म कीट जो कि पत्तियां काटता है रात्रि के समय और दिन में छुप जाता है, फौजी आर्मी वर्म के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको निगरानी करता रहे। जब अधिक मात्रा में फसल पर कीटों का प्रकोप हो, खासकर गेहूं की, इस तरह से कहें कि आर्थिक क्षति स्तर 1 मीटर कतार में अगर उसको 3 से 4 कीट से ज़्यादा अगर मिल रहे हैं तो फिर वो कीटनाशक का उपयोग करे, अन्यथा गेहूं की हमारी फसल सुरक्षित होती है। साथ साथ फेरोमोन ट्रैप का भी किसान भाई चने की फसल में उपयोग कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप कीट नियंत्रण के साथ साथ एक तरह का निगरानी करने का भी एक यंत्र हो जाता है। जब प्रारंभिक अवस्था में उसमें अगर पंखी ज़्यादा फंस रही हैं तो हमें ये सचेत होने की आवश्यकता होती है कि भाई हमारी फसल में कीट का प्रकोप होने वाला है, तो किसान उस समय सतर्कता बरते कि अब फसल में सुरक्षा के उपाय करने हैं। ऐसे में जब आपको बोनी करना है तो आप किन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं जो कि कम दिनों में पककर तैयार हो जाए? आज हमने इसके बारे में विस्तार से जाना है। साथ में जो किसान भाई पहले से अपनी फसल लगा चुके हैं वो अपने फसल के लिए क्या इस समय जो है उनको उपयोग करना है, उसके बारे में भी हमने विस्तार से जाना है और जानकारी हमें दी है सुनील कैतवास जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला, जो अपनी उत्पादनशील भूमि और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में 11वीं पास एक किसान ने ऐसा कृषि विज्ञान खोजा है जिसने उनकी ही नहीं बल्कि हजारों किसानों की तकदीर बदल दी है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित राव गुलाब सिंह लोधी जी की। लोधी जी को खेती विरासत में मिली थी और उन्होंने साल 2015 से इस व्यवसाय की शुरुआत की। पहले खेत को तैयार किया जाता है, 2 बार ट्रैक्टर चलाने के बाद इसमें 1 बार रोटावेटर चला के खेत की मिट्टी को पतला भुरभुरा किया जाता है। उसके बाद में फिर इस पे बेड बनाई जाती है। बेड रहती है, बेड से बेड की दूरी होती है 3 फीट। जब 3 फीट दूर रहती है बेड, पानी दे के छोड़ देते हैं। बेड पे जब पानी दे के छोड़ दिया और जब इसमें बुआई का समय आया तो फिर इस पर 3 लाइन इसमें दलहनी फसल की लगाते हैं। और जैसे चना भी लगा सकते हैं, मसूर भी लगा सकते हैं, आप धनिया भी लगा सकते हैं, आप गेहूं नहीं लगा सकते, लेकिन गेहूं में उत्पादन घट जाएगा। तो दलहनी फसल में इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में होता है। बीज कम, उत्पादन ज़्यादा, लागत कम, प्रॉफिट ज़्यादा। इसे कहते हैं रिचबेड पद्धति। इससे 4-6 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कम बीज लगना, कम खाद लगना। दूसरा फ़ायदा है इस पद्धति से कि इसमें उत्पादन अच्छा आना और लागत में कीटनाशक बहुत कम लगता है, क्योंकि जब कतार से कतार की दूरी ज़्यादा होती है तो चिड़ियाँ आती हैं जो इल्ली होती है, उस इल्ली को खाती हैं। और बीच की लाइन में आप कभी चाहो तो सरसों भी लगा सकते हैं। उस सरसों के भी 2 फायदे होते हैं। एक तो जब सरसों फूल पे आती है तो मधुमक्खी सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है वो पराग करने को, तो वो अपनी दलहन की दूसरी फसलों पे भी पराग करती है, जिससे अपना उत्पादन 2 से 5% भी बढ़ जाता है। घर परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा होने के कारण उन्होंने औपचारिक शिक्षा वहीं रोक दी और खेती को एक सफल उद्यम बनाने का संकल्प लिया। उनकी पैतृक खेती में 7.5 हेक्टेयर की सिंचित भूमि थी, जिसमें आधुनिक व्यवस्था तो थी, लेकिन असली बदलाव वैज्ञानिक सोच से आया। उन्होंने शुरुआत में ही जान लिया था कि पुरानी पद्धतियों से मुनाफा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नए बीज और उन्नत कृषि तकनीक को अपनाया, खासकर चना मसूर के साथ सरसों की अंतर्वर्तीय खेती को, जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। लोधी जी ने खेती को एक व्यापार की तरह लिया। उनकी एकीकृत कृषि प्रणाली में पशुधन और कृषि मशीनरी को किराए पर देना भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 2017-18 में ये सरसों मसूर की अंतर्वर्ती खेती की ना, तो मेरे को लोगों ने कहा ये तो पागल हो गया। तो क्या इन्होंने क्या किया कि दो लाइन लगा दी हमने, दो लाइन लगा दी हमने 6 इंच पे, और बीच का गैप दे दिया 18 इंच, फिर 2 लाइन 6 इंच पे, फिर 18 इंच, और ऐसे करके 40 फीट से दूरी पे हमने 1 लाइन सरसों की लगा दी। हर 40 फीट पे पूरे खेत में 1 लाइन सरसों की। तो जब फसल होगी तो लोगों ने कहा, अरे भैया तुमने तो पूरे खेत में 10 किलो सीट में पूरे 1 एकड़ ख़त्म कर दिया। लोग तो यहाँ 30 किलो पर एकड़ लगा रहे हैं, 25 किलो लगा रहे हैं। तो मैंने कहा भैया इसका रिजल्ट अपन देखते हैं कैसा रहता है। तो जब देखा तो शुरू के 40 में दिन तो 40 दिन तक तो फसल हमको ऐसी लगी कि यार हम घाटे में चले गए। लेकिन जब 40 दिन के बाद हमने देखा फसल, जब फसल को खुला वातावरण मिला, अच्छी हवा मिली, अच्छा पानी मिला, खाद मिला, तो फसल ने बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ी।
मिट्टी जब बुआई पे आ जाए ना, ऐसे सूंघने से सौंधी खुशबू आती। सबसे बड़ा परीक्षण कि बुआई का समय आ गया। लोधी जी का सबसे बड़ा नवाचार है मसूर में सरसों की अंतर्वर्तीय खेती। उन्होंने सरसों की पंक्तियों को खेत की ठंडी हवा की दिशा के लंबवत लगाकर एक सरसों की सुरक्षा पंक्ति तैयार की। जब भी उत्तर दिशा से शीतलहर या पाला आता है तो सरसों की ऊंची पंक्तियां प्राकृतिक अवरोधक को कम करती हैं। ये हवा को काट देती है, जिससे मसूर की नाजुक फसल पर पाले का सीधा असर नहीं होता और दोनों सहजीवन की तरह बढ़कर दोहरी आय देते हैं। मैं तो पिछले कई सालों से लोगों को बता रहा हूँ। मैं दमोह गया, मैं छिंदवाड़ा गया, मैं होशंगाबाद में मेरा 1-2 कार्यक्रम खास डीडीए साहब ने रखवाए थे कि किसानों को बताओ गेहूं से हटके दलहन पे कैसे आए। खेती में मैंने ये बताया कि भाई अगर आप मसूर के साथ, चने के साथ सरसों लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा और फ़ायदे के साथ साथ आप मालामाल भी होंगे। लेकिन शर्त ये है उसमें कि आप सरसों लगाएंगे तो पाला से भी बच जाएगा और कीटनाशक के नुकसान से ही बचेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उन्होंने रिज फिरो तकनीक को रबी की फसल में अपनाया। इससे जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान हुआ, क्योंकि बेमौसम बारिश का पानी नालियों से बहकर निकल जाता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य और पौधों की जड़ें सुरक्षित रहती हैं। उन्होंने बीज बोने के लिए पेयर ड्रो पद्धति अपनाई। इससे लागत में 25 से 30% की कमी आई, जबकि फसल उत्पादन क्षमता 30 से 40% तक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, पुरस्कार मिलने के बाद एक अपन को एक नई ऊर्जा मिली। चलो यार, अपना एक पुरस्कार मिल गया। एक मंत्री ने बुलाया अपन को और अपन ने मंत्री से बात की, चलो भाई अब दूसरे पुरस्कार के लिए और अच्छी खेती करो। एक संघर्ष की खेती है। खेती करने का कोई प्रॉफिट भी है और नुकसान भी है। खेती अगर अच्छे ढंग से करोगे तो उत्पादन में और किसान की वृद्धि होगी और किसान मालामाल हो जाएगा। मोदी जी से मिलना अच्छी खेती करने का ही नतीजा है कि मोदी जी तक पहुंच पाना। नहीं तो बहुत से लोग हैं खेती कर रहे हैं देश में, हजारों। देश का अगर टोटल आबादी लगाई जाए तो उसमें 50% लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश से 11 किसानों का सिलेक्शन होना कठिन काम है। जो अच्छी खेती कर रहे हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन हुआ है। और मोदी जी ने मिले, जब जाके उनसे बात हुई, हमारी करीब उनसे 10 से 11 मिनट बात हुई है कि जिससे हम दाल में 2026-27 में आत्मनिर्भर हो जाएं। मोदी जी से मिलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब एक और नई तकनीक से खेती की जाए, जिससे लोगों को लगे और देश को लगे, वैज्ञानिकों को लगे कि नहीं यार, किसान भी एक वैज्ञानिक हो गया है अब तो, और वैज्ञानिक से अच्छी खेती कर रहा है, मॉडर्न खेती कर रहा है, आधुनिक खेती कर रहा है, नए बीज लगा रहा है, उत्पादन भी अच्छा ले रहा है और देश को आत्मनिर्भर करने की तैयारी में भी है। और अच्छे से अच्छी तकनीक से खेती करने के अब मेरे सुझाव भी है और मेरा विचार भी है। अपनी इसी नवाचारित तकनीक के बल पर राव गुलाब सिंह लोधी जी ने मसूर का उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय दोगुनी की और खेती को लाभ का व्यवसाय बना दिया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कृषक फेलो पुरस्कार मिला। वर्ष 2016 से 17 में उनका नाम प्रदेश के टॉप 20 किसानों में 12वें स्थान पर रहा। दलहन का काम करता हूँ, दलहन की खेती करता हूँ। गन्ने का मैं नहीं करता, लेकिन भट्टी लगा देते, तो भट्टी लगा के यूपी वालों को दे देते। पिछले कई सालों से दे रहे हैं और बोई की बोई आते हैं। हर साल पूरा किसानों का पैसा देते और जाते हैं और हम एक सीज़न का उनको 2 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में एक सीज़न में दे देते हैं। तो उसमें बिजली का बिल भी उनका, टूट फूट भी उनका, सारा टेंशन उनका। अपना काम तो सिर्फ इतना है कि भट्टी दे दी किराए से, बस फुर्सत। तो एक साइड में अलग से एक नया धंधा हो जाता है ये। अब भविष्य में योजना ये है, किसान का तो देखो 3 पैरी से हम देख रहे हैं। हमारे दादा भी खेती करते थे, हमारे पिताजी भी खेती करते, हम भी कर रहे, हमारा बेटा भी करेगा, हमरे बाद हमारा पोता भी करेगा।
खेती से तो हटके जा नहीं सकते कहीं। हाँ, तकनीक ज़रूर बदल सकते हैं हम। प्रदेश के किसानों को संदेश ये है कि भैया अब तो दाल की खेती लगाओ, तुअर लगाओ, मसूर लगाओ और उड़द लगाओ, और अपन भी आत्मनिर्भर हो जाएं, किसान भी और सरकार भी। अब देश सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है। गेहूँ और धान से तो अपन सरप्लस हो चुके हैं, अब दाल तरफ चलो, अब सब लोग मिलके। लोधी जी अपनी तकनीक को कृषि मंचों और दूर दराज के राज्यों तक पहुंचा रहे हैं। उनका मानना है कि खेती केवल जमीन से नहीं बल्कि ज़मीर और विज्ञान से की जाती है। उनका संदेश साफ है, किसान भाइयों को डरना नहीं चाहिए बल्कि तकनीक अपनाना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए और पैतृक खेती को सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि व्यवसाय समझना चाहिए। तकनीक, नवाचार और मेहनत का ये संगम ही भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाएगा। समय हो चुका है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। पुराने बीजों का संरक्षण ही भविष्य की गारंटी, सिंचाई परियोजनाएं समय में हो पूरी। 62 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई, सब्जियों में कीट एवं रोग का प्रबंधन और बीज वितरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीज सबसे बड़ी पूंजी है और इसे सहेजना हमारा मौलिक अधिकार। उन्होंने यह बात नई दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित सी सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह और PPVFRA अधिनियम 2001 की रजत जयंती व प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही। कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने देश भर से चयनित किसानों और संगठनों को सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में तेलंगाना का कम्युनिटी सीड बैंक, पश्चिम बंगाल का पूर्व वर्धमान शिक्षा निकेतन, बिहार का मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ, असम का CRS NA दिहिंग तेगा उन्नयन समिति, उत्तराखंड के भूपेंद्र जोशी, केरल के T जोसेफ, लक्षण प्रमाणिक, अनंत मूर्ति जे, बिहार के नकुल सिंह और उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह जैसे कृषक शामिल रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश एक बार फिर इतिहास बनाने जा रहा है। प्रदेश का हरदा जिला जल्द ही 100% सिंचित जिला बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। हरदा जिले में शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना प्रगति पर है। करीब 756.76 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से हरदा जिले के 39,976 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई की स्थायी सुविधा मिलेगी। बीते 16 महीनों में इसका 42% से अधिक काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना से हरदा जिले की तवा सिंचाई परियोजना के अंतिम छोर तक रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई अब शीघ्रता से की जा रही है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 नवंबर तक 61.83 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, जो इस साल के निर्धारित लक्ष्य की 44.5% है। पिछले साल समान अवधि में 62.52 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस साल 138.85 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं 96.81 लाख हेक्टेयर में बोया जाना प्रस्तावित है। अब तक गेहूं की बोनी 38.64 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 32.94 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के प्रमुख डॉक्टर AK पांडेय के निर्देशन एवं अधिष्ठाता डॉक्टर SK त्रिपाठी कृषि महाविद्यालय रीवा के मार्गदर्शन में सब्जियों की फसलों की सुरक्षा के लिए ग्राम करहिया नंबर 1 में केंद्र के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार द्वारा कृषकों के खेत में लगी सब्जियों की फसलों में गोभी, बैंगन, मूली, लौकी एवं टमाटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों को फसलों में लगने वाली इल्ली एवं चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए थायोमेथोक्साम एवं लैमडाइसालोथ्रीन की मिश्रित दवा की 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने की सलाह दी। सब्जियों में काटने या इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं रोग दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम एवं मैंकोजेब की मिश्रित दवा की 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर को 500 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन अंतर्गत क्लस्टर अग्रिम पंक्ति
प्रदर्शन के माध्यम से गेहूं की जैव संवर्धित प्रजाति HI 1650 का बीज डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्गदर्शन में वितरित किया गया एवं संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर त्रिपाठी ने गेहूं की प्रजाति H 1650 की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि रबी मौसम में ली जाने वाली अन्य फसलों की नवीनतम किस्मों के बारे में भी उन्होंने कृषकों को अवगत कराया। कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर शीश राम जाखड़, कार्यक्रम सहायक मृदा विज्ञान द्वारा फसलों में नियंत्रित पोषक तत्व प्रबंधन पर चर्चा की गई। साथ ही ये कहा गया कि वर्तमान समय में हमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता को संजोकर खेती करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रोहताश सिंह भदौरिया, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी, ने कृषकों को शरदकालीन उद्यानिकी फसलों जैसे टमाटर, मिर्च, मटर फली, आलू, प्याज और लहसुन आदि फसलों में लगने वाले कीट एवं बीमारी नियंत्रण के बारे में जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा किसानों और मछुआरों को उन्नत तकनीकों से अवगत कराने के अपने निरंतर प्रयास में खरगापुर में मछली पालन में जलीय गुणवत्ता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में मछुआरों को मछली पालन में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षित करना सिखाया गया ताकि उत्पादन और लाभ में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण मछली पालन वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा दिया गया, जिन्होंने जलीय मापदंडों, ऑक्सीजन स्तर के महत्व और उन्हें नियंत्रित करने की तकनीकों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर BS किरार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में मत्स्य उद्योग मछुआ सहकारी समिति खरगापुर के सदस्यों सहित 26 मछुआरों ने भाग लिया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। रबी फसलों के साथ साथ हमने कृषि जगत के समाचारों के बारे में भी विस्तार से जाना है। अब आज बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।